हे एवरीवन, चैप्टर 2 बैलेंस शीट स्टेटमेंट। इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट वर्सेस बैलेंस शीट, एसेट्स एंड लिएबिलिटीज, बैलेंस शीट इक्वेशन, शेयर्स होल्डर फंड, लिएबिलिटी साइड्स ऑफ बैलेंस शीट, नॉन करेंट लिएबिलिटीज एंड करेंट लिएबिलिटीज, इन सारी टॉपिक्स को डिटेल में समझेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। चलिए शुरू करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट वर्सेस बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हमें कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी से संबंधित जानकारी देता है, जबकि बैलेंस शीट हमें एसेट्स, लिएबिलिटीज और शेयर्स होल्डर इक्विटी से संबंधित जानकारी देता है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जैसे कि आप समझ गए होंगे, फाइनेंशियल ईयर को ध्यान में रखकर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करता है। इसलिए यह कहना अच्छा है कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एक स्टैंड अलोन स्टेटमेंट है। हालांकि बैलेंस शीट एक फ्लो बेसिस पर प्रिपेयर होता है, मतलब इसमें कंपनी जब से लगी है तब से इसमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होता है। इस प्रकार प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बताता है कि एक पार्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया। दूसरी तरफ बैलेंस शीट कंपनी ने इन सारी वर्षों के दौरान फाइनेंशियली कैसे विकसित किया है उस पर चर्चा करता है। एसेट्स एंड लिएबिलिटीज। यहाँ अमरा राजा बैटरी लिमिटेड के बैलेंस शीट को देखिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, बैलेंस शीट में एसेट्स, लिएबिलिटीज और इक्विटी के बारे में डिटेल शामिल है। एसेट्स दोनों टेंजिबल और इंटेंजिबल कंपनी द्वारा ऑन किया जाता है। एक एसेट्स कंपनी द्वारा नियंत्रित संसाधन है जिसका भविष्य में इकोनॉमिक वैल्यू होने की उम्मीद की जाती है। एसेट्स का टिपिकल एग्जांपल है प्लांट्स, मशीनरी, कैश, ब्रांड इत्यादि। एसेट्स दो प्रकार के होते हैं, करेंट और नॉन करेंट। अगले वीडियो में हम इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। लिएबिलिटी कंपनी कर्तव्य को रिप्रेजेंट करता है। कर्तव्य कंपनी द्वारा लिया जाता है क्योंकि कंपनी का मानना होता है कि ये कर्तव्य लॉन्ग रन में इकोनॉमिक वैल्यू प्रदान करेगा। सिंपल भाषा में बोले तो लिएबिलिटी लोन होता है जो कंपनी ली होती है और जिसे वे वापस चुकाने के लिए बाध्य होते हैं। कर्तव्य का टिपिकल एग्जांपल है शॉर्ट टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, पेमेंट ड्यू इत्यादि। लिएबिलिटी भी दो प्रकार के होते हैं, करेंट और नॉन करेंट। हम लोग इसे भी अगले वीडियो में देखेंगे। बैलेंस शीट इक्वेशन। किसी भी सामान्य बैलेंस शीट में किसी कंपनी के टोटल एसेट कंपनी के टोटल लिएबिलिटीज के बराबर होनी चाहिए, मतलब एसेट्स इक्वल टू लिएबिलिटीज। इस इक्वेशन को बैलेंस शीट इक्वेशन चाहे अकाउंटिंग इक्वेशन कहा जाता है। इनफैक्ट यह इक्वेशन बैलेंस शीट का की प्रॉपर्टी को भी दर्शाता है, दैट इज बैलेंस शीट हमेशा बैलेंस होना चाहिए। दूसरी तरह से बोलूं तो कंपनी का एसेट्स कंपनी की लिएबिलिटीज के बराबर होनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि हर एक चीज यानी एसेट जो एक कंपनी ऑन करती है या तो ऑनर्स कैपिटल या लिएबिलिटीज से खरीदे जानी चाहिए। ऑनर्स कैपिटल एसेट्स और लिएबिलिटी के बीच का अंतर होता है। इसे शेयर्स होल्डर इक्विटी चाहे नेटवर्थ भी कहा जाता है। इसका इक्वेशन ऐसा होगा, शेयर्स होल्डर इक्विटी इक्वल टू एसेट्स माइनस लिएबिलिटीज। चलिए अब शेयर्स होल्डर फंड पे एक छोटा सा नोट देखते हैं। एसेट्स और लिएबिलिटी दो मेन सेक्शन होते हैं एक बैलेंस शीट में। लिएबिलिटीज कंपनी के कर्तव्य को दिखाता है। शेयर्स होल्डर फंड बैलेंस शीट के लिएबिलिटी साइड पे होता है। अब बहुत से लोग यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आप सोचेंगे हम लिएबिलिटीज के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो कंपनी के कर्तव्य को रिप्रेजेंट करता है, और हम शेयर्स होल्डर के फंड पे भी चर्चा कर रहे हैं जो शेयर्स होल्डर का वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। यह काफी काउंटर इनिशिएटिव है, इजंट इट? बैलेंस शीट के लिएबिलिटी साइड पर लिएबिलिटीज और शेयर्स होल्डर फंड दोनों कैसे दिखाई दे सकते हैं? आफ्टर ऑल शेयर्स होल्डर फंड शेयर्स होल्डर से संबंधित फंड को रिप्रेजेंट करते हैं जो वास्तविक अर्थ में एक एसेट है और वास्तव में लिएबिलिटीज नहीं है। यह समझने के लिए आपको अपने नजरिए को बदलना पड़ेगा। जैसे आप कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते हैं, एक व्यक्ति के रूप में कंपनी के बारे में सोचिए जिसका एकमात्र काम अपने कोर ऑपरेशन को चलाना और अपने शेयर्स होल्डर के लिए वेल्थ क्रिएट करना है। इस तरह से सोचकर आप वास्तव में शेयर्स होल्डर, जिसमें इसके प्रोमोटर्स भी शामिल है, और कंपनी को अलग कर रहे हैं। इस नए पर्सपेक्टिव के साथ अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में सोचिए। आप ऐसे सोचेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी द्वारा पब्लिश एक स्टेटमेंट है जो अपने फाइनेंशियल वेलबींग के बारे में दुनिया से कम्युनिकेट करने के लिए स्टेटमेंट पब्लिश करता है, जिसका खुद का एक अस्तित्व है। इसका मतलब यह है कि शेयर्स होल्डर फंड कंपनी का नहीं है, कंपनी के प्रमोटर्स के लिए नहीं है। इसलिए कंपनी के पर्सपेक्टिव से शेयर्स होल्डर फंड शेयरधारकों को पेबल एक कर्तव्य है। चलिए अब थोड़ा डिटेल में इसे समझते हैं। बैलेंस शीट के लिएबिलिटी साइड पे कंपनी के सभी लिएबिलिटीज का डिटेल होता है। लिएबिलिटीज के अंदर 3 सबसेक्शन है, शेयर्स होल्डर फंड, नॉन करेंट लिएबिलिटीज और करेंट लिएबिलिटीज। अब शेयर कैपिटल समझने के लिए एक काल्पनिक कंपनी के बारे में सोचिए जो फर्स्ट टाइम शेयर इश्यू कर रही है। इमेजिन कीजिए एबीसी कंपनी ने 1000 शेयर इश्यू किया, हर एक शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपये के साथ। इस केस में शेयर कैपिटल होगा 10 रुपीज इंटू 1000 शेयर,
इक्वल टू 10,000 रुपया, यानी फेस वैल्यू इंटू नंबर्स ऑफ शेयर्स। ARBL के केस में शेयर कैपिटल 17.081 करोड़ रुपया है, जिसे बैलेंस शीट में पब्लिश किया गया है, और फेस वैल्यू 1 रुपया है। NSE की वेबसाइट से फेस वैल्यू लिया। मैं फेस वैल्यू और शेयर कैपिटल वैल्यू का इस्तेमाल कर सकता हूँ नंबर्स ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर कैलकुलेट करने के लिए। हम जानते हैं शेयर कैपिटल इक्वल टू फेस वैल्यू इंटू नंबर्स ऑफ शेयर, देयरफॉर नंबर्स ऑफ शेयर्स इक्वल टू शेयर कैपिटल डिवाइड बाई फेस वैल्यू। इसलिए ARBL के केस में नंबर्स ऑफ शेयर्स इक्वल टू 17,08,10,000 डिवाइड बाई 1, यानी 17,08,10,000 शेयर्स। रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स आमतौर पर विशिष्ट उद्देश्यों के लिए कंपनी द्वारा निर्धारित धनराशि होता है। सरप्लस ही है जहां कंपनी के सभी प्रॉफिट रहते हैं। ARBL का रिजर्व एंड सरप्लस 1,345.6 करोड़ रुपया है। रिजर्व एंड सरप्लस के साथ एक नोट दिया हुआ है नंबर 3, चलिए उसे देखते हैं। जैसे कि आप नोट में नोटिस कर सकते हैं, कंपनी ने 3 प्रकार के रिजर्व में धन निर्धारित किया है। कैपिटल रिजर्व आमतौर पर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए निर्धारित किया जाता है। क्लियरली ARBL में यहाँ बहुत अधिक अमाउंट नहीं है, यह अमाउंट शेयर धारकों का है, लेकिन उन्हें डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता है। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, चाहे अकाउंट, यह वह जगह है जहाँ प्रीमियम ओवर होता है और फेस वैल्यू के ऊपर शेयर्स बैठता है। इस रिजर्व के अंदर ARBL का ₹31.18 करोड़ है। जनरल रिजर्व, यह वह जगह है जहाँ सभी कंपनी के प्रॉफिट जो अभी तक शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए गए यहाँ रहते हैं। कंपनी यहाँ से आसानी से पैसे को लेन देन कर सकती है। अगला सेक्शन सरप्लस से संबंधित है। जैसा कि पहले मेंशन किया गया है, सरप्लस वर्ष के दौरान किए गए प्रॉफिट रखता है। नोट करने के लिए कुछ दिलचस्प बातें हैं। पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 2013 में बैलेंस शीट के अनुसार सरप्लस 829.8 करोड़ रुपए था। यह वही है जो सरप्लस के अंदर ओपनिंग लाइन में दिखाया गया है। करेंट ईयर फाइनेंशियल ईयर 2014 के 367.4 करोड़ रुपए प्रॉफिट को प्रीवियस ईयर के सरप्लस क्लोजिंग बैलेंस में ऐड किया गया है। यहाँ भी कुछ चीजों का ध्यान देने की जरूरत है। कैसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का बॉटम लाइन बैलेंस शीट से इंटरेक्ट कर रहा है, यह एक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट को हाईलाइट करता है। सभी तीनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोजली रिलेटेड है। कैसे पिछले साल के बैलेंस शीट नंबर इस साल के नंबर से जुड़ा है, यह इस तथ्य को हाईलाइट करता है कि बैलेंस शीट फ्लो बेसिस पर तैयार की जाती है, सालों साल के नंबर्स को जोड़ करके। पिछले साल के बैलेंस प्लस इस साल के प्रॉफिट को जोड़ने पर 1,197.2 करोड़ रुपये हुए हैं। कंपनी विभिन्न उद्देश्यों के लिए इस पैसे को विभाजित करने का विकल्प चुन सकती है। पहला काम जो एक कंपनी करती है कि कुछ पैसे को सरप्लस से जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करती है, ताकि यह भविष्य में उपयोग के लिए आसान हो जाए। उन्होंने इस उद्देश्य के लिए करीब 36.7 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं। जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने के बाद उन्होंने 55.1 करोड़ रुपया डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया है, जिस पर उन्हें 9.3 करोड़ रुपए का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट टैक्सेस पे करना पड़ा। आवश्यक कार्य करने के बाद कंपनी के पास एज ए सरप्लस एज ए क्लोजिंग बैलेंस 1,095.5 करोड़ रुपए है। यह जैसा कि आपने अनुमान लगाया होगा, अगले वर्ष फाइनेंशियल 2050 में सरप्लस अकाउंट के लिए ओपनिंग बैलेंस होगा। अब टोटल रिजर्व एंड सरप्लस इक्वल टू कैपिटल रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व प्लस जनरल रिजर्व प्लस सरप्लस फॉर द ईयर। यह फाइनेंशियल ईयर 2014 में 1,345.6 करोड़ रुपीज है और फाइनेंशियल ईयर 13 में 1,042.7 करोड़ रुपया है। टोटल शेयर होल्डर फंड शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस का एक सम है, और चूंकि यह शेयर होल्डर के मनी को दिखाता है, इसे शेयर होल्डर फंड कहा जाता है। नॉन करंट लिएबिलिटीज। नॉन करंट लिएबिलिटीज लॉन्ग टर्म के कर्तव्य को रिप्रेजेंट करता है, जो कंपनी बैलेंस शीट डेट के 365 डे या 12 मंथ के भीतर सेटल या पे ऑफ नहीं करना चाहती। यह कर्तव्य बुक्स पे रहता है कुछ सालों के लिए। नॉन करंट लिएबिलिटी जनरली 12 मंथ बाद सेटल हो जाता है रिपोर्टिंग पीरियड के बाद। यह अमराजा बैटरी लिमिटेड का नॉन करंट लिएबिलिटी का स्नैपशॉट है। कंपनी के 3 प्रकार के नॉन करंट लिएबिलिटी है: द लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिफर्ड टैक्स लिएबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। चलिए इसे हम डिटेल में देखते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग नोट 4 से जुड़ी नॉन करंट लिएबिलिटीज के भीतर फर्स्ट लाइन आइटम है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग पूरे बैलेंस शीट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन आइटम है, जैसे कि यह रिप्रेजेंट करता है कि कितना मनी कंपनी ने बोरो किया है वेरियस सोर्सेज से। लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी वन ऑफ की इनपुट्स है जब हम कुछ फाइनेंशियल रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद इस मॉड्यूल में ही हम फाइनेंशियल रेशियो को भी देखेंगे। चलिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग से एसोसिएटेड नोट को देखते हैं। नोट से यह स्पष्ट है कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग इंटरेस्ट फ्री सेल्स टैक्स डिफरमेंट के रूप में है। यह समझने के लिए कि इंटरेस्ट फ्री सेल्स टैक्स डिफरमेंट का वास्तव में क्या मतलब है, जस्ट नोट के नीचे ही कंपनी ने एक्सप्लेन किया है। मैंने सेम चीज को एक रेड बॉक्स में हाईलाइट किया है। यह राज्य सरकार की तरफ से कुछ टैक्स इंसेंटिव प्रतीत होता है
कंपनी ने इस अमाउंट को सेटल करने के लिए 14 साल का प्लान किया है। आप पाएंगे कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिसका लॉन्ग टर्म बोरोइंग यानी डेप्थ नहीं है। जबकि यह जानना अच्छी बात है कि कंपनी में कोई डेप्थ नहीं है, आप ये भी जरूर क्वेश्चन कीजिए कि कोई डेप्थ नहीं है। क्या ऐसा इसलिए क्योंकि बैंक कंपनी को उधार देने से इनकार कर रहे हैं, या ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनी अपने बिजनेस ऑपरेशन को एक्सपेंड करने के लिए इनिशिएटिव नहीं ले रही है? बेशक हम बाद में इस मॉड्यूल में बैलेंस शीट के एनालिसिस पार्ट में निपटेंगे। याद कीजिए, जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखा था तो हमने फाइनेंस कॉस्ट को एक लाइन आइटम के रूप में देखा था। अगर कंपनी का डेप्थ हाई होता है तो फाइनेंस कॉस्ट भी हाई होगा। डिफर्ड टैक्स लिएबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। नॉन करंट लिएबिलिटी में ही अगला लाइन आइटम है डिफर्ड टैक्स लिएबिलिटी। डिफर्ड टैक्स लिएबिलिटी बेसिकली फ्यूचर टैक्स पेमेंट के लिए एक प्रावधान है। कंपनी एक ऐसी स्थिति की उम्मीद करती है जहां इसे फ्यूचर में एडिशनल टैक्सेस का भुगतान करना पड़ सकता है, इसलिए वे इस काम के लिए कुछ फंड साइड कर देती है। यहाँ आपका क्वेश्चन हो सकता है, आपको क्यों लगता है कि कंपनी खुद को ऐसी स्थिति में रखेगी जहां इसे फ्यूचर में किसी पॉइंट पर करंट ईयर के लिए अधिक टैक्स का भुगतान करना होगा? वेल, दिस हैपन बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द वे डिप्रिसिएशन इज ट्रीटेड एज पर द कंपनी एक्ट एंड इनकम टैक्स। हम इस प्रॉब्लम में नहीं आएंगे क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूजर्स बनने के हमारे उद्देश्य से भटक जाएंगे। लेकिन याद रखिए, डिफर्ड टैक्स लिएबिलिटी बढ़ता है डिप्रिसिएशन के ट्रीटमेंट की वजह से। नॉन करंट लिएबिलिटीज का अंदर ही लास्ट लाइन आइटम है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म प्रोविजन आमतौर पर एम्प्लॉय बेनिफिट्स के लिए अलग पैसे होते हैं, जैसे ग्रेच्युटी, लीव इंकेसमेंट, प्रोविडेंट फंड्स इत्यादि। करंट लिएबिलिटीज। करंट लिएबिलिटीज भी कंपनी का एक कर्तव्य है जिसे 365 दिनों या 1 ईयर के अंदर सेटल होने की उम्मीद की जाती है। शब्द करंट का उपयोग यह इंडिकेट करने के लिए किया जाता है कि कर्तव्य जल्द ही 1 वर्ष के भीतर सुलझाया जा रहा है। वैसे ही नॉन करंट का अर्थ है कर्तव्य जो 365 दिनों को ऊपर बढ़े। आप ऐसे सोचिए, अगर आपने EMI पे एक मोबाइल फोन बाय किया वाया क्रेडिट कार्ड, आप ऑब्वियसली अपने क्रेडिट कार्ड कंपनी को कुछ महीनों के अंदर रिपे करने का प्लान करेंगे। यह आपका करंट लिएबिलिटी हो गया। हालांकि यदि आप हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से 15 साल को होम लोन की मांग करके एक अपार्टमेंट खरीदते हैं तो यह आपकी नॉन करंट लिएबिलिटी बन जाती है। यहाँ ARBL के करंट लिएबिलिटी का एक स्नैपशॉट है। जैसे कि आप देख सकते हैं, करंट लिएबिलिटी के अंदर 4 लाइन आइटम है। पहला शॉर्ट टर्म बोरिंग है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ये कंपनी का शॉर्ट टर्म कर्तव्य है। आमतौर पर डे टू डे कैश रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कंपनी द्वारा लिया जाता है, जिसे वर्किंग कैपिटल भी कहा जाता है। यहाँ नोट 7 का एक्सट्रैक्ट है जो शॉर्ट टर्म बोरिंग का मतलब को व्याख्या करता है। और स्पष्ट रूप से जैसे कि आप देख सकते हैं, ये शॉर्ट टर्म लोन है जिसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आंध्रा बैंक से लिया गया है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करने की दिशा में। यह इंटरेस्टिंग है, ध्यान दीजिएगा कि शॉर्ट टर्म बोरिंग एक लो लेवल पे है, जस्ट ₹8.3 करोड़। अगला लाइन आइटम ट्रेड पेबल है, जिसे अकाउंट पेबल भी कहा जाता है, जो 127.7 करोड़ रुपया है। ये वेंडर्स को पेबल कर्तव्य है जो कंपनी के सप्लाई करते हैं। वेंडर्स कोई भी हो सकता है, रॉ मटेरियल सप्लायर्स, यूटिलिटी कंपनी जो सर्विस प्रोवाइड करती है, स्टेशनरी कंपनी इत्यादि। नोट 8 को देखिए जो इसका डिटेल दे रहा है। अगली लाइन आइटम जिससे अदर करंट लिएबिलिटी, जो कि है 215.6 करोड़ रुपया। आमतौर पर अदर करंट लिएबिलिटी कानूनी रिक्वायरमेंट से जुड़ा हुआ कर्तव्य होता है जो डायरेक्टली रिलेटेड कंपनी के ऑपरेशन से नहीं होता है। यहाँ नोट 9 है अदर करंट लिएबिलिटी से जुड़ा हुआ। करंट लिएबिलिटी में लास्ट लाइन आइटम शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, जो कि 281.8 करोड़ रुपया है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन क्वाइट सिमिलर है लॉन्ग टर्म प्रोविजन से, जिनमें दोनों एम्प्लॉयर बेनिफिट्स के लिए फंड को अलग करने के लिए डील करते हैं, जैसे ग्रेच्युटी, लीव इंकेसमेंट, प्रोविडेंट फंड्स इत्यादि। दिलचस्प बात यह है कि शॉर्ट टर्म प्रोविजन और लॉन्ग टर्म प्रोविजन से जुड़े नोट समान है। सिंस नोट 6 लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन का विवरण दे रहा है, इसलिए कई पेजेस में चलता है। इसलिए इस कारण से मैं इसके एक्सट्रैक्ट को रिप्रेजेंट नहीं करूंगा। जो लोग इसे देखना चाहते हैं वो पेज 80, 81, 82 और 83 को रेफर कर सकते हैं अमरेजा बैटरी लिमिटेड के फाइनेंशियल ईयर 14 के एनुअल रिपोर्ट को। हालांकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक यूजर्स के पर्सपेक्टिव से ऑल यू नीड टू नो इज दैट ये लाइन आइटम एम्प्लॉय और इससे रिलेटेड बेनिफिट से डील करती है। हमने अब तक बैलेंस शीट के आधे हिस्से को देख लिया है, जिसमें बैलेंस शीट के लिएबिलिटी साइड को ब्रॉडली क्लासिफाइड किया गया है। चलिए एक दृष्टिकोण पाने के लिए एक बार फिर से बैलेंस शीट को देखते हैं। स्पष्ट रूप से टोटल लिएबिलिटी हो जाएगा शेयर्स होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लिएबिलिटी प्लस करंट लिएबिलिटी 1362.7 प्लस 143.03 प्लस 633.7,
जो कि हो जाएगा टोटल लियाबिलिटी इक्वल टू ₹2139.4 करोड़। अभी के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ हर एक वीडियो में सीखने को मिल रहे होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू।